हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मटेरियल पढ़ने के बाद आप आपके एग्जाम्स 100% क्लियर कर सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद हाँ, शायद ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मटेरियल पढ़ने के बाद यू विल गेन फुल कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट, क्या आप मेरा यकीन करेंगे? हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मटेरियल, दैट इज चार्ट बुक एंड क्वेश्चन एंड आंसर बुक, आप फर्स्ट डे रीड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चार्ट बुक में सिर्फ रिवीजन की चीजें नहीं बल्कि एनालिसिस भी लिखा हुआ है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? हाँ या ना? कई सारे सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। ठीक है, इस चार्ट बुक में क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे इस वीडियो में। ओके, जो मैं आपको कवर पेज शेयर किया था, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम चैनल पे जो कवर पेज शेयर हुआ था चार्ट बुक का एंड क्वेश्चन एंड आंसर बैंक का, वो चार्ट बुक में जो फीचर्स लिखे हुए थे वो सारे ही फीचर्स सही हैं। दे आर नॉट अ मार्केटिंग टेक्निक, दे आर ऑल ट्रुथ। ये सारी सच्चाई है। ठीक है, जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से मैंने इस चार्ट बुक में आपको 110% ऑफ माई एफर्ट्स डाल करके दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां पर आप चार्ट बुक का कवर पेज सामने है आपके। ओके, अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एक एक चीज पढ़ेंगे एंड अपन उसका एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि सच में ये सब चीजें हैं क्या। सबसे पहला चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर 100% कवरेज। यस, 100% कवरेज इस चार्ट बुक में है। ओके, सारे ही सेक्शंस कवर्ड हैं इस चार्ट बुक में। आपको दूसरा कोई मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम डे वन, फ्रॉम डे वन। ओके, आप डे वन से ये रीड कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो चार्ट बुक है, चार्ट बुक को अपन डे वन से कैसे रीड कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? पढ़ने के लिए तो मेन बुक होनी चाहिए, एकदम लिखा हुआ होना चाहिए कंसेप्ट। अब अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं, तो लिखने में मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूं एज कंपेयर टू चार्ट बुक। ये बात आप लोग को तो शायद पता ही नहीं होगी। ओके, सो लिखना इज माई आर्ट। नो डाउट चार्ट्स भी मैं अच्छे खासे बना ही लेता हूँ, आप लोगों ने देखा ही है। ओके, एंड ये चार्ट पढ़ने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा, 100% गारंटी हो जाएगी आपको कि सच में दिस चार्ट आर वर्थ बाइंग, वर्थ बाइंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 100% कवरेज ऑफ ऑल द प्रोविजंस विद इन डेप्थ एनालिसिस। चार्ट बुक में एनालिसिस भी है। यस, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस, चार्ट बुक में एनालिसिस भी है। मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई विल प्रूव इट। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअली ऑर्गेनाइज कंटेंट फॉर फ्लो ऑफ चैप्टर। कंटेंट को हमने ऑर्गेनाइज्ड फ्लो में रखा है, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपने को मालूम ही नहीं होता है कि एक चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, बीच में क्या है। चैप्टर खत्म होने तक हम भूल ही जाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से किया था। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस चीज का खासा ध्यान रखा है कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो एंड एंड कहाँ पर हो रहा है, ये आप लोग को प्रॉपरली मालूम होगा। एक चैप्टर में कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी ही देर में दे दूंगा। ओके, सैंपल्स के साथ। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिंकिंग ऑफ प्रोविजन, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजंस। एक साथ एक कॉन्सेप्ट में अगर तीन चार प्रोविजंस एक साथ आ रहे हैं, देन इन दैट केस मैंने उन चारों प्रोविजन को इंटरलिंक करके उस कॉन्सेप्ट के साथ दिया हुआ है। ओके, अब आप बोलोगे सर बताओ हमको कहां पर है। मैं बताऊंगा आपको, इसका भी सैंपल रेडी है। ठीक है, हर एक चीज का मैंने आपके लिए सैंपल यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में अपन पूरा कुछ सब कुछ देखने वाले हैं। सेक्शन एंड रूल रेफरेंसर, ये तो आप लोग को मालूम है, लास्ट टाइम जिन्होंने भी क्वेश्चन एंड आंसर बुक ली थी मेरी, ओके, उन सब लोग को मालूम है कि सेक्शन एंड रूल रेफरेंसर आपको हर चैप्टर के पहले दिया होता है। ओके, लेकिन इस चार्ट बुक के साथ आपको एंड में दिया जाएगा। अब सेक्शन एंड रूल रेफरेंसर सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्शन, रूल एंड सर्कुलर रेफरेंसर भी है। ठीक है, जितने भी सर्कुलर्स हैं सारे के सारे कवर्ड हैं। ओके, ऑल सर्कुलर्स आर कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट।
ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, practical life examples at suitable places. Yes, I have put my practical life examples while elaborating the concepts, ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, फ्लो चार्ट्स एंड टेबुलेटेड प्रेजेंटेशंस फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो, एक चीज समझना, हमेशा हर एक चीज फ्लो चार्ट में नहीं पढ़ी जाती। ओके, आई नो कई लोग मुझसे एग्री करेंगे, कई लोग नहीं भी करेंगे। फ्लो चार्ट अपने को दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप हर एक चीज फ्लो चार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो आपको लाइंस रीड करनी होंगी। नो डाउट, टू क्रैक अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन 100% चीजें अगर आप फ्लो चार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, देन इट विल बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन दोज कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट, अमेंडेड विथ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स एक्सेट्रा, वो तो ठीक है, अमेंडेड ही होगा। सेपरेट शीट फॉर टाइमलाइंस इन जीएसटी, इंटरेस्ट रेट्स एंड पीरियड देयर ऑफ, ठीक है। मतलब जो टाइमलाइंस हैं जीएसटी में कि अपने को अपील फाइल करना है, ठीक है। सो 3 मंथ्स में अपील फाइल करना है, 1 मंथ एक्सटेंशन, तो ये जितने भी टाइमलाइंस है, ये सारी टाइमलाइंस आपको एक ही शीट में मिलेंगी, ठीक है। एक पेज पे तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग को मालूम है। सो हर एक चैप्टर में जितने भी टाइमलाइंस है, सारे के सारी हर चैप्टर वाइज आप लोग को दी हुई है एट द एंड ऑफ दिस चार्ट बुक, ठीक है। सो अभी एक एक स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोग को सैंपल्स बताते जाऊंगा एंड डिस्कस करेंगे अपन थोड़ा सा। सबसे पहला आपके सामने है कैपिटल गुड्स का रिवर्सल। ओके, कैपिटल गुड्स का रिवर्सल। अब ये टॉपिक मैंने स्पेसिफिकली क्यों उठाया है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स आता है। देयर इज फिक्स क्वेश्चन आफ्टर ईच अल्टरनेटिव अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट के बाद एक क्वेश्चन तो आते ही रहता है कैपिटल गुड्स के रिवर्सल के ऊपर। ओके, अब कैपिटल गुड्स के रिवर्सल की समरी नहीं है ये, दिस इज द डिटेल्ड वर्जन, दिस इज द डिटेल्ड वर्जन। एंड जितना तक अपना दिमाग जा पाता है सोचने में, वो सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर चार्ट बुक में लिखी हुई है। अभी यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है, क्योंकि ऊपर पार्ट नंबर 3 वगैरह है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये पार्ट नंबर 3 है। अभी पार्ट नंबर 3 भी देखेंगे अपन एक बार, चलो। पार्ट नंबर 3 रूल 42 के रिगार्ड्स में है। इसमें जो फॉर्मूला है उसका डिटेल एनालिसिस है यहाँ पर। ओके, ये एनालिसिस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, टी, T1, T2, T3, ये सब क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। E/F का जो फॉर्मूला है, उसमें कंप्यूटेशन ऑफ E, सो E में क्या इंक्लूड करना, ये सारे 4 इंक्लूजन्स। ओके, देन नीचे एक्सक्लूजन्स है 2, ठीक है। रदर 3 एक्सक्लूजन्स है 2 पॉइंट में। सो इतनी सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से टैबुलेटेड फॉर्म में है, लीगल प्रोविजन लिखा हुआ है एक एक का। इंक्लूजन सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन बयां करता है। देन रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। सारी चीजें आपने को यहाँ पर सीखना नहीं है, खाली मुझे आपको बताना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली, एग्जाम सप्लाईज का इंक्लूजन एक्सक्लूजन। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नीचे, ओके, अदर पॉइंट्स, सब कुछ है, A to Z सारे के सारे रूल्स कवर किए गए हैं। ओके, अभी मैं कैपिटल गुड्स पे आता हूँ। अब कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सल है अपन क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको आइडिया आएगा कि हम ये रूल पढ़ क्यों रहे हैं, वाई आर वी रेफरिंग टू दिस रूल्स, ये आप लोग को मालूम पड़ेगा। इसके बाद जो स्टेप्स है वो तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है, एकदम इजी स्टेप्स है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आगे जाते हैं अपन। इस कैपिटल गुड्स के रिवर्सल को 10 अलग अलग सिनेरियो में मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरा लेक्चर यूट्यूब पे देखा हुआ है, तो वहां पर भी 10 सिनेरियो बनाकर मैंने एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से। अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, फर्स्ट वन फ्रेशली परचेज्ड कैपिटल गुड्स, सेकंड वन चेंज इन यूज। सो फ्रेशली परचेज के लिए 3 सिनेरियो, आपने स्टार्टिंग से ही परचेज किया है टैक्सेबल चीज बनाने के लिए, आपने स्टार्टिंग से ही परचेस किया है एग्जेम चीज बनाने के लिए करंट टैक्स पीरियड में, एंड आपने स्टार्टिंग से ही परचेस किया है, मतलब इस करंट टैक्स पीरियड में परचेस किया है फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम सप्लाईज। सो उस केस में आपके आईटीसी पर क्या इंपैक्ट होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ। देन चेंज इन यूज, चेंज इन यूज, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है चेंज इन यूज के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गए, ठीक है। चेंज इन यूज सिनेरियो 4, 4 क्यों, यहाँ पर 1 2 3 ऊपर कवर हो चुका है। ओके, सिनेरियो 4 क्या है,
पहले आप बना देते पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाईज बाय यूजिंग दैट कैपिटल गुड्स, कैपिटल एसेट। बाद में आप बनाएंगे एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, मतलब इस टैक्स पीरियड से। तो किस तरीके से, कौन से लीगल प्रोविजंस आप लोग को इस सिनेरियो को गवर्न कर रहे हैं, क्या एनालिसिस है एंड एग्जांपल। ठीक है, सिनेरियो 4, देन यहां पर सिनेरियो 5 आपके सामने दिख रहा है। देखो, पहले आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम अप्लाई करते थे, और इस टैक्स पीरियड से आप टैक्सेबल प्लस एग्जाम अप्लाई करेंगे, तो उसका लीगल प्रोविजन, उसका एनालिसिस, उसका एग्जांपल। सिनेरियो 6, पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, उसका एनालिसिस। ओके, देन सिनेरियो 7, पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल, अभी टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट। ओके, सिनेरियो 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से सारा कुछ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज एनालिसिस। इसको पूरा डिटेल एनालिसिस कहते हैं। आई एम 100% श्योर कि आपको ये चीजें पढ़ने के बाद एक नया नजरिया मिलेगा टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट में मिलेगा, नो डाउट, हर एक कॉन्सेप्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, एंड मेन बुक्स में भी ये चीजें कवर इतना डिटेल में नहीं की जाती। ओके, फिर भी हमने इस चार्ट बुक में पूरा डिटेल में कवर किया है, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया है। ये एग्जाम्पल्स बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं आप लोग को नहीं मालूम। ठीक है, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये चार्ट बुक पढ़ने के बाद आप लोग का रिजल्ट 100% अच्छा आएगा, 100%। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिटेल्ड एनालिसिस। अब आगे बढ़ता हूं मैं। अभी मैंने एक पॉइंट पढ़ा था जब मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग का 2-3 मिनट। तो वहां पर मैंने कहा था इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजंस। क्या कहा था मैंने? इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंटरलिंकिंग मैंने कैसे किया। ये रिफंड का चैप्टर है आपके सामने। ओके, रिफंड का चैप्टर है। अब रिफंड के चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पर पार्ट ए लिखा हुआ है। ओके, इसके ऊपर का इस तरीके से कुछ है, बेसिक प्रोविजन, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहीं से स्टार्ट हो रहा है बेसिक प्रोविजन। Then we come to basic flow of sections through which refund on account of zero rate supply is governed is tabulated below. अब जीरो रेटेड सप्लाई किस तरीके से होता है, ओके, कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है टू डिटरमाइन जीरो रेटेड सप्लाई इज जॉटेड डाउन ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहला, जीरो रेटेड सप्लाई होने के लिए सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई के लिए सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज बार्टर, लीज, रेंटल वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सब आप लोग को मालूम है। तो सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है। सप्लाई अगर हो गया, ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो मैंने लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। देन हम बात करेंगे इंटर स्टेट सप्लाईज की। ठीक है, आप लोग को मालूम है कि हर एक्सपोर्ट एक इंटर स्टेट सप्लाई है। एवरी एक्सपोर्ट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, तो ये कहां पर लिखा हुआ है? सेक्शन 7। ओके, तो यहां पर सेक्शन 7 लिखा, अंदर सबसेक्शन एंड क्लॉज के साथ लिखा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये इंटरस्टेट सप्लाई तो हो गया। अब इंटरस्टेट सप्लाई हो गया तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, तो आईजीएसटी लगना चाहिए, कौन बताएगा? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट विच इज द चार्जिंग सेक्शन। ओके, तो यहां पर लिखा है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज। क्लियर? अब इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगेगा, तो क्या एक्सपोर्ट को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्या एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगेगा? जी नहीं, क्योंकि सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ने कह दिया कि भाई ये होगा जीरो रेटेड सप्लाई, ये होगा जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 16 आ गया। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई से चलो टैक्स नहीं लगाना, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा? जी हाँ, आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड इज एज पर सेक्शन नंबर 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, रिफंड का ये सेक्शन है, प्राइम सेक्शन। अब इसके साथ साथ नीचे रूल्स होते हैं, तो रूल नंबर 89 से लेकर के 97 तक रूल्स हैं। एंड रूल 96 ए जो कहता है कि आपके पास एलयूटी होना चाहिए। अगर आपके पास एलयूटी है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, अगर एलयूटी नहीं है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एंड आउटपुट टैक्स का रिफंड आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों में ही क्या प्रोसेस होता है वो भी नीचे आएगा आपको। ठीक है, देखना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ये देखो, जीरो रेटेड सप्लाईज ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, जितना आपने पे किया उतना रिफंड मिलेगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। आप रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते।
अगर आपने बर्डन शिफ्ट कर दिया तो आपको जीएसटी का रिफंड कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, आईटीसी से पे कर सकते हो या फिर कैश से कर सकते हो। नो डेबिट रिक्वायर्ड वाइल फाइलिंग रिफंड, क्योंकि जब आपने ये टैक्स का पेमेंट किया होगा तब आपने ऑलरेडी आईटीसी को यूज किया होगा। आईटीसी को यूज करने के लिए ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हो चुका है, तो अभी वापस से रिफंड क्लेम करने के लिए आपको डेबिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, वो यहां पर लिखा है। व्हेन बेनिफिशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्रैक्टिकल लाइफ का पॉइंट है कि कब आपके पास एलयूटी होना चाहिए, कब आपके पास एलयूटी नहीं होना चाहिए। अगर एलयूटी है भी तो भी आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो। कम ऑन, रिपीटिंग इट वंस अगेन। अगर आपके पास एलयूटी है फिर भी आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आएगा ये चीज, शायद यहां पर नहीं है, नीचे आएगा। When a person has huge ITC on capital goods, अगर आपके पास कैपिटल गुड्स का बहुत सारा आईटीसी जमा हुआ है, सो कैपिटल गुड्स का आईटीसी अपने को रिफंड नहीं किया जाता। आईटीसी मिलता है पर रिफंड नहीं किया जाता। तो यहां पर आप उस आईटीसी से टैक्स का पेमेंट कर दो एंड आउटपुट टैक्स का रिफंड क्लेम कर लो। ओके, तो ये बेनिफिशियल तब होगा जब आपके पास आईटीसी बहुत सारा है कैपिटल गुड्स का। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात की है। विथ पेमेंट में जरा भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ आपको शिपिंग बिल जो आपने फाइल किया दैट इज द डीम्ड एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपको जीएसटी पे नहीं करना है। ओके, एंड रिफंड का सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एग्जांपल के साथ है। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने इसके लिए दिया क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने ही जीएसटी पे किया एंड हम ही रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना क्या फायदा हुआ। तो वो फायदा जो है वो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई दोनों में सेम फायदा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं पॉज करके। देन मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है। अब ये एरिया में स्टूडेंट्स का डाउट्स मैक्सिमम आता है। हर अटेम्प्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड ओनली वन डाउट, 89(4) कब इंक्लूड करने का, कब एक्सक्लूड करने का, व्हाट इज द फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में इंक्लूड किया एग्रीगेट टर्नओवर में, कभी कभी ऐड नहीं किया। तो कब ऐड करना है कब ऐड नहीं करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, नोट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ 89(4) फॉर बी टर्नओवर, कब अपन इंक्लूड करेंगे कब एक्सक्लूड करेंगे सब लिखा हुआ है। अगर रिसिपिएंट की टर्नओवर की बात कर रहे हैं एंड रिसिपिएंट ही आईटीसी क्लेम कर रहा है तो आपको टर्नओवर में ऐड नहीं करना है, एंड सो ऑन, ठीक है। आप लोगों को ये पढ़ना होगा। तो इस तरीके से मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, सारे के सारे डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशंस कवर्ड है। अब यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, जो यहाँ पर मेरा माउस दिख रहा होगा आप लोग को। तो दिस इज द इन्वर्टेड ड्यूटी पार्ट। ओके, इन्वर्टेड ड्यूटी पार्ट के लिए सर्कुलर नंबर 125 के कितने पैराज इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे पैराज का क्रक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी पैराज इन्वॉल्व है सर्कुलर 125 में रिलेटिंग टू द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, सारे के सारे यहाँ पर लिखे। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा टू द डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं अपन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, ये आप लोग को डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। क्योंकि आप लोग अगर डायग्राम के फॉर्म में देखोगे तो आपको याद रहेगा चीज, ठीक है। ये फ्लो चार्ट नहीं है, डायग्राम है। ओके, अब यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पर भी सब लोग को डाउट आता है, ठीक है, एक बार वो भी चेक कर लेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, टीसीएस जो कलेक्ट करता है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन सप्लाई करता है गुड्स उसको कंपलसरी सर्विस करता है, तो 20 लाख का टर्नओवर। सो ई कॉमर्स के लिए क्या, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो मेनी डाउट्स रनिंग इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट फ्लो चार्ट की हम अगर बात करें तो फ्लो चार्ट तो मैंने ऊपर आप लोग को बताया, वापस से एक बार नीचे फ्लो चार्ट्स आने वाले हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये फ्लो चार्ट्स है, कैंसलेशन के, सस्पेंशन के, सबके प्रॉपरली समराइज किया हुआ है। जो कंटेंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी इन फ्लो चार्ट, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, ठीक है। सारी की सारी चीजें फ्लो चार्ट में नहीं होती, कुछ चीजें लिखनी भी पड़ती है, कुछ चीजें फ्लो चार्ट में भी होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वुड एंटेल मैक्सिमम बेनिफिट टू यू। ओके, तो इस तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट,
एनालिसिस की हम अगर बात करें तो ये देखो, समरी ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, ये लीगल सर्विस का अपना पूरा समरी है। ओके, उसके पहले ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा डाउट्स क्या आते हैं, अगर सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया तो एफसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा, तो इसके ऊपर ये एनालिसिस है, इसके ऊपर ये पूरा एनालिसिस है। ओके, एंड ये एनालिसिस में मैंने सर्विस टैक्स के टाइम का भी सर्कुलर्स का रेफरेंस लिया हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, ये रहा, ये सर्कुलर जो है वो सर्विस टैक्स का है। ये तो इस तरीके से अपने को देखने मिलेगा। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वापस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम लोग। अब यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का डायग्राम्स है, क्योंकि ये चीजें डायग्राम्स होंगे तो ही समझ में आएगा, तो इसलिए यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं। ओके, सेक्शन का रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से। ये चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 6, ये अपने कस्टम का चैप्टर 6 नहीं है, ये कस्टम्स एक्ट का चैप्टर 6 है। ओके, तो चैप्टर 6 में इंपोर्ट प्रोसीजर है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, एंड चैप्टर 7 में क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, देन चैप्टर 8, चैप्टर 9, इस तरीके से। लेकिन अपने को पढ़ने का सीक्वेंस कुछ अलग होना चाहिए। ओके, कुछ अलग ही है। यहाँ पर पार्ट 1 लिखा है, मतलब इंपोर्ट प्रोसीजर्स अपन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर 6 को छोड़ देंगे, उसके बाद डायरेक्ट ले आएंगे अपन चैप्टर 7 के इस पार्ट में, मतलब पार्ट 2, ये अपने रेफरेंस के लिए मैंने बनाया पार्ट 2। सो चैप्टर 6 का पार्ट 1, चैप्टर 7 का ये वाला पार्ट। सो दिस टुगेदर वुड कंप्राइज ऑफ इंपोर्ट प्रोसीजर्स। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है वो कन्वेंस के रिलेटेड है, नीचे का जो पार्ट है वो क्लियरेंस का प्रोसीजर है, मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, ठीक है, कस्टोडियन के पास गुड्स जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इस सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देन एनालिसिस अगेन, एंड वेरी मच इजी मेथड टू रिमेंबर वेरी डिफिकल्ट फॉर्मूलाज। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के फॉर्मूलाज होते हैं वो आप लोग को याद नहीं होते। जनरली मैंने ये पाया है स्टूडेंट्स में कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का फॉर्मूला देख करके लोग डर जाते हैं। क्यों डर रहे हो? इज देयर एनी नीड टू फियर व्हेन दीज चार्ट्स आर विथ यू? देयर इज नो नीड टू फियर। यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आप लोग को ज्यादा दिमाग पर स्ट्रेस डाले बिना याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है एनालिसिस के साथ, बट ये आपको लास्ट डे पर रेफर नहीं करना। यहाँ पर लिख दिया मैंने, लास्ट डे पर रेफर नहीं करना, ये खाली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मालूम है 4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, नॉर्मल वैल्यू, एक्सपोर्ट प्राइस, लैंडेड वैल्यू एंड फेयर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ये यूएसए है, ये पूरा पार्ट यूएसए होगा। ठीक है, ये पार्ट पूरा यूएसए एंड ये पार्ट पूरा इंडिया है। तो ये दो जो प्राइजेस है वो यहाँ से, मतलब यूएस के साइड पर जो लिखी हुई है, ठीक है, सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज मार्जिन ऑफ डंपिंग, एंड जो यहाँ पर जो लिखी हुई है दैट इज द डिफरेंस इज इंजुरी मार्जिन। ओके, द लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजुरी मार्जिन इज अवर एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो ये आप लोग को सिंपल फॉर्मेट में समझ में आएगा। नीचे एग्जाम्पल है, नीचे एग्जाम्पल है। ओके, ये रहा एग्जाम्पल। नॉर्मल वैल्यू, अगर आपका यूएस में कुछ जो प्राइस पर सेल हो रहा है दैट इज योर नॉर्मल वैल्यू। एक्सपोर्ट प्राइस, आप वहां से एक्सपोर्ट कितने में करते हैं इंडिया में, वो है। नेक्स्ट इज लैंडेड वैल्यू, कितने में लैंड हुआ इंडिया में। ओके, लैंडेड वैल्यू का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, हियर इट इज द फॉर्मूला। देन फेयर सेलिंग प्राइस, मतलब इंडिया में कोई इंसान कितने में इसको बेच रहा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड नीचे एनालिसिस है, नीचे एनालिसिस है कि ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कैसे, ये डिराइव कैसे हुआ। एंड देन टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, बहुत हो गई समझदारी वाली बात है, अब बात करते हैं बुक्स की। तो यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स है, मतलब टेक्निकली उसको किस तरीके से लिखा गया है वो यहाँ पर है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये है पूरा। देन ये सीबीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लग रहा है, बरोबर है, सीबीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। अब यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल लिखा है, एंटी सरकमवेंशन। अब एंटी सरकमवेंशन का मतलब क्या, सरकमवेंशन का मतलब क्या, ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर बुक से भी पढ़ोगे, मेन बुक से, तो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा अनलेस देयर इज सम एग्जांपल। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सारे एग्जांपल्स हैं। कैलकुलेटर को वीडियो गेम जैसा लेके आए, ठीक है, दैट इज मतलब आपने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया। देन सेकेंड पॉइंट, आपने अनअसेंबल्ड या फिर डिसअसेंबल्ड फॉर्म में लाया, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन। देन आपने दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किया, वहां से लाया। तो ये पूरा एग्जांपल्स के साथ है, सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग वुड बी एट अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी अपने चार्ट बुक की सारी बातें हो गई, मैंने आप लोग को चार्ट बुक बता दिया किस तरीके से बना हुआ है। ओके, एंड एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी को पता नहीं है, ओके, मेरे अलावा वो पॉइंट ये है कि ये जो भी चार्ट बुक बनी है, आप लोगों ने जो अब तक देखी चार्ट बुक या जिसने भी खरीदी है वो देखेंगे, दिस ऑल चार्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ। कोई डीटीपी ऑपरेटर या कोई डिजाइनर या कोई डिजाइनिंग टीम, कोरल ड्रॉ टीम, फोटोशॉप टीम, कुछ भी नहीं है। दिस ऑल चार्ट्स आई हैव सेल्फ मेड। ठीक है, ये सारे के सारे चार्ट्स मैंने बनाए हैं, ये सारा का सारा कंटेंट मैंने लिखा है, मैंने टाइप किया। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व इन दिस। कई सारे रातों की नींद है इसके अंदर। ओके, इतना एफर्ट्स है ना इसके अंदर, क्या बताऊं मैं आपको। एंड इतना केयर करना पड़ता है लिखने से पहले, या लिखने के टाइम पे भी, लिखने के बाद प्रिंट लेकर के रिव्यू करने के टाइम पर भी, कि कहीं पर कुछ छोटा सा भी मिस्टेक ना हो जाए। ओके, मेरे लिए तो वो एक मिस्टेक है, लेकिन आपके लिए वो एक लाइफ है। सो utmost केयर हैज बीन टेकन while रिवीविंग, while ड्राफ्टिंग। ओके, ये सारे के सारे डायग्राम्स, वो जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में देखा नहीं, ये डायग्राम्स, ये वाले, ये डायग्राम्स नो डाउट ये आइकोनोग्राफी है जो गूगल पे इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन उसको वर्ड फॉर्मेट में सेट करना इज एन आर्ट। ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग कि इसमें इतना एफर्ट्स है, एंड ऑल दिस एफर्ट्स आर पुट इनटू बाय मी सिंगल हैंडेडली। ठीक है, ये सेक्शन रेफरेंसर हो गया, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो डायग्राम्स है, जो सेक्शन का फ्लो है, ओके, पूरा आउटलाइन से कोई डिजाइनर ने नहीं किया, ये आपके दिमाग में एक बार मैं डाल रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक, या यूं कहो क्वेश्चन एंड आंसर बुक। अब ये क्वेश्चन एंड आंसर बुक का क्या फीचर्स है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं बना ही रहा हूँ, तो लेट मी मेक इट वेरी डिटेल्ड वन। ओके, आप लोग को पूरा पता चले, क्योंकि बहुत सारे डाउट आते हैं क्या इसमें ये कवर्ड है, उसमें ये कवर्ड है। सो मैं आप लोग को ये बता दूं, क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर बुक में ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। अब यहाँ पर इसका फ्लो किस तरीके से होगा, सबसे पहला चैप्टर का नाम, उसके नीचे ट्रेंड एनालिसिस। ओके, ट्रेंड एनालिसिस होगा। ये चैप्टर कौन से अटेम्प्ट में कितनी बार आ चुका है। ओके, कौन से अटेम्प्ट में कितनी बार आ चुका है, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क, 7 मार्क, आया ही नहीं, 4 मार्क को आया, 14 मार्क को आ गया, यहाँ पर मेरे ख्याल से एक एजुकेशन का सम आया था। ठीक है, देन 3 मार्क को आया, ये 6 मार्क को आया। अब कई बार आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, तो यहाँ पर ना आप लोग को दिखेगा 1 मार्क। ओके, यहाँ पर आपको कभी कभार 1 मार्क दिखेगा, कभी कभार यहाँ पर आपको 3 मार्क दिखेगा। तो सर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? आंसर इज नो, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता, मतलब एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन थेरोटिकल क्वेश्चन जो है 1 मार्क का नहीं होगा। ये 1 मार्क क्यों है, उसके पीछे रीजन, जब कोई बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, एकदम बड़ा क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन में सप्लाई का चैप्टर है, उस क्वेश्चन में चार्ज का, रिवर्स चार्ज का एक क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, एक पॉइंट डाल दिया, आईटीसी का पॉइंट है, पेमेंट ऑफ टैक्स का पॉइंट है, कम ऑन, एग्जेम्पशन का पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे चीज, इतने सारे चैप्टर्स कवर किए, एंड ये सारे चैप्टर्स मिला करके हो जाता है 8 से 10 मार्क या फिर 14 मार्क्स। तो इसमें अपन ब्रेकअप कैसे करेंगे, आ रहा है समझ में? अभी ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो इतना मिक्स क्वेश्चन है, ये मैं सबसे लेटर लेटर पार्ट में डालूंगा, मतलब आईटीसी से ज्यादा रिलेटेड है तो आईटीसी में डालूंगा, या फिर यूं कह लो कि अगर पेमेंट ऑफ टैक्स का इसमें ज्यादा क्रक्स है तो पेमेंट ऑफ टैक्स में डालूंगा। पर यहाँ पर अगर मैं इसको आईटीसी में डालता हूँ, सो ये जो वेटेज है 14 मार्क का, ये पूरा का पूरा आईटीसी में नहीं जाएगा, दिस इज नॉट ऑफ आईटीसी, ये वेटेज इतने सारे चैप्टर्स का मिला करके है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग बांट देता हूँ। सप्लाई को 2 मार्क, चार्ज का 1 मार्क, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आईटीसी पे ज्यादा जोर है, 4 मार्क, पेमेंट ऑफ टैक्स, कंप्यूटर लाइबिलिटी 2 मार्क्स, एंड देन बचाओ कुचा होगा 5 मार्क का एग्जाम्पल से, जो भी 14 मार्क कर लो, 3, 7, 7 और 2, 9 और 5, 14, ठीक है, लकीली 14 हो गया। सो ये 14 मार्क्स का जो वेटेज है वो इस तरीके से। सो आपको हर चैप्टर में जो ट्रेंड एनालिसिस होगा, ये वेटेड एवरेज बेसिस पर बनाया गया। ओके, सो ये इस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस दिखेगा आपको, एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आईक्यू एट लास्ट पेज। आईक्यू मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जो आपको लास्ट डे पर देखना है, वो आपको लास्ट पेज पर लिखा हुआ है।
ओके, अगर मैं फर्स्ट पेज पे दे दूं तो आप लोग क्या करोगे? स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब चैप्टर्स में लास्ट पेज पे है, बीच बीच में मतलब कोई कोई चैप्टर में फर्स्ट पेज पर भी, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस। अब यहाँ पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसके जितने भी एंट्री नंबर्स, इसके जितने भी सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट, तो ये सारे यहाँ पर है। ओके, इस तरीके से है ये, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और एक आपको स्पेशल फीचर बताना चाहूंगा मैं। ये देखो, दिस इज द स्पेशल फीचर। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, रुको। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आईसीआई की बुक में भी होगा, ये एग्जाम क्वेश्चन है नवंबर 19 मेरे ख्याल से। तो दिस इज द क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ओके, सो ये क्वेश्चन को पहले पढ़ने पढ़ने के बाद आप लोग भूल जाओगे कि स्टार्ट कहाँ से किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा आपको। सो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर में सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को, वी विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैंने समरी ऑफ टैक्सेबिलिटी लिखा है, के आई टी, लिटिल मिलेनियम, ब्राइट माइंड्स। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस है। ये एग्जेम्प्ट क्यों, क्योंकि ये रीजन यहाँ पर लिखा है। ओके, टैक्सेबल क्यों, उसके पीछे रीजन लिखा है। सो ये पूरा करने के बाद आप लोग को आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। अब चालू हो जाएगा आंसर, यहाँ पर देखो, एकदम सिंपल, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर है। सी, आंसर इज नॉट important, what is important is the analysis which you do after reading the question। क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन नया होगा। ठीक है, आपको देखे हुए क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आते हैं एग्जाम में, देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस विच कम्स एज इट इज। ठीक है, ये कस्टम्स में ज्यादा होता है, लेकिन जीएसटी में न्यू क्वेश्चन ही आएंगे आपको। यहाँ पर न्यू क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है आपको? दिमाग से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट एग्जाम में ऐसा मत चलो कि यही आएगा क्वेश्चन में, नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम डिट्टो नहीं आएगा, लेकिन इसके बेसिस पर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एंड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको ट्यूटोरियल नोट मिलेगा। ट्यूटोरियल नोट का मतलब क्या है? ट्यूटोरियल नोट मीन्स कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन को लेकर के, इस क्वेश्चन को लेकर के आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वॉट शुड बी योर अप्रोच वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज वॉट रिटर्न इन ट्यूटोरियल नोट। ठीक है, सो आपको हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के नीचे आपको ट्यूटोरियल नोट मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन के नीचे है, जरूर है, मतलब समझो कि 10 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन के अंदर तो आपको ट्यूटोरियल नोट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज क्वेश्चन बैंक। देन क्वेश्चन बैंक का और एक चैप्टर मैंने ये तो अपलोड किया हुआ ही है, रिफंड्स। अब ये सेक्शन रूल रेफरेंसर ये आप लोग को अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर रिफंड के चैप्टर में ट्यूटोरियल नोट्स दिए हुए हैं। एंड ये सिलेक्टिव थियरी क्वेश्चन, मतलब पहले थियरी क्वेश्चन है पूरे, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नीचे आ रहा हूँ, डायरेक्ट हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। अब देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हाई सी सेल के ऊपर है। अब हाई सी सेल्स का मीनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल नोट के जरिए बताया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई सी सेल्स क्या है, ये रहा। हाई सी सेल्स किस तरीके से इफेक्ट होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हम बात करें, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कई बार आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में देखा होगा कि डायरेक्टली आंसर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं है। इसके अंदर आंसर के पीछे का जो लॉजिक छुपा हुआ है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, लॉजिक के साथ। अब ये देखो, इतने सारे सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा है। अब ये वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूला में जो भी अजम्पशंस किए हुए हैं, ये अजम्पशंस भी लिखे हुए हैं। ओके, ये अजम्पशंस है एंड हर एक चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन आया।
डायरेक्टली आप लोग को नहीं समझेगा कि ये फाइनल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे लिया, बट आप लोग को कैलकुलेशन मैंने पीछे दिया हुआ है बेसिस बेसिस के साथ। ओके, सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ये सारा हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आवर सेक्शन एंड रूल एंड सर्कुलर रेफरेंसर। ये रहा आपके सामने, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, एक चैप्टर लिया मैंने, उसका सेक्शंस है। ठीक है, उसके साथ तो कोई रूल है नहीं, शेड्यूल 1 to 3 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड जितने भी सर्कुलर्स हैं इस चैप्टर से जो रिलेट करते हैं, वो ये सारे सर्कुलर्स लिए। ठीक है, एवरी सर्कुलर, यहाँ पर पूरा सर्कुलर्स है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सर्कुलर का मीनिंग भी मैंने लिखा है, नहीं, मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखा है। ठीक है, जहां पर भी हेडिंग्स प्रॉपर नहीं है वो मैंने प्रॉपरली करके लिखी। ओके, मान के चलो एक सर्कुलर है जिसमें 10-15 चैप्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो सप्लाई के साथ जितना पार्ट जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी ये सर्कुलर नंबर 32 सॉरी, ये सर्कुलर के अंदर सप्लाई का भी पार्ट है। ये सर्कुलर के अंदर आप लोगों ने अगर याद होगा आपको रिटेंशन मनी, सो रिटेंशन मनी का भी पार्ट है। देन फूड टू इन पेशेंट एंड दैट इज अटेंडेंट्स, वो इस सर्कुलर का पार्ट है। तो ये सर्कुलर आप लोग को एग्जेम्पशन चैप्टर में भी मिलेगा, सप्लाई चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, तो सप्लाई का जितना पार्ट है वो यहाँ पर है, बाकी का पार्ट होगा एग्जेम्पशन के चैप्टर में। सर्कुलर नंबर 47 सेम, यहाँ पर मोल्ड्स एंड डाइस का है, और भी इसमें कुछ पार्ट होगा वो आपको अगले चैप्टर्स में दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप यू आर नाउ अवेयर कि किस तरीके से ये पूरा बनाया गया है आप लोगों के लिए। ओके, एंड आई होप जो मैंने यहाँ पर आप लोग को कहा है, जो भी मैंने स्पेशल फीचर्स लिखे हैं, ऑल दीज फीचर्स आर ट्रू। ठीक है, ऑल दीज फीचर्स आर करेक्ट, एंड आई अश्योर यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग अगर इस चार्ट बुक को फॉलो करेंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर बुक को फॉलो करेंगे, आपका 3 बार अगर रीडिंग हो जाता है, इसका एग्जाम के पहले वाला 3 बार हो जाता है, तो आई डेफिनेटली अश्योर यू कि आप लोग आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, कि वेरी इजीली। दैट्स ऑल विद दिस चार्ट बुक एंड क्वेश्चन आंसर बैंक क्वेश्चन आंसर बुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।